टायरियन। विंटरफेल के विशाल पत्थर के भूल भुलैया में कहीं एक भेड़िया चिल्लाया। यह आवाज महल के ऊपर शोक के झंडे की तरह लटकी हुई थी। टायरियन लैनिस्टर ने अपनी किताबों से नजरें उठाईं और कांप उठा, हालांकि लाइब्रेरी आरामदायक और गर्म थी। भेड़िए की चीख ने एक आदमी को उसके वर्तमान से दूर कर दिया और उसे मन के एक अंधेरे जंगल में छोड़ दिया, जहां वह झुंड के सामने नंगा भाग रहा था। जब डायरवुल्फ ने फिर से दहाड़ लगाई, तो टायरियन ने अपनी किताब पर चमड़े से बंधी भारी जिल्द को बंद कर दिया, जो एक बहुत पहले मर चुके मास्टर द्वारा मौसमों के परिवर्तन पर 100 साल पुरानी चर्चा थी। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से जम्हाई को ढक लिया। उसका रीडिंग लैंप टिमटिमा रहा था, उसका तेल लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि सुबह की रोशनी ऊंची खिड़कियों से रिस रही थी। वह पूरी रात ऐसा ही करता रहा था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। टायरियन लैनिस्टर सोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं था। बेंच से नीचे उतरते समय उसके पैर अकड़ गए थे और दर्द हो रहा था। उसने अपने पैरों में कुछ जान डाली और लंगड़ाते हुए टेबल पर पहुंचा, जहां सैप्टन धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। उसका सिर उसके सामने एक खुली किताब पर टिका हुआ था। टायरियन ने शीर्षक पर नजर डाली, ग्रैंड मास्टर एथेलमर का जीवन, कोई आश्चर्य नहीं। चाइल्ड, उसने धीरे से कहा। युवक ने चौंक कर पलकें झपकाईं। उलझन में उसके आदेश का क्रिस्टल अपनी चांदी की चेन पर बेतहाशा झूल रहा था। मैं अपना उपवास तोड़ने जा रहा हूँ। देखो, तुम किताबों को अलमारियों में वापस रख दो। वेलेरियन स्क्रॉल के साथ नरमी बरतें। चर्मपत्र बहुत सूखा है। आयमिडन के इंजन ऑफ वॉर काफी दुर्लभ हैं, और तुम्हारी ही एकमात्र पूरी प्रति है जो मैंने कभी देखी है। शैले ने मुंह खोला, वह अभी भी आधा सोया हुआ था। धैर्यपूर्वक टायरियन ने अपने निर्देश दोहराए, फिर सैप्टन के कंधे पर थपथपाया और उसे उसके काम पर छोड़ दिया। बाहर टायरियन ने ठंडी सुबह की हवा को अपने फेफड़ों में भर लिया और लाइब्रेरी टॉवर के बाहरी हिस्से के चारों ओर घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों से अपनी कठिनाई भरी उतराई शुरू कर दी। ये धीमी गति से चल रहा था। सीढ़ियां ऊंची और संकरी थीं, जबकि उसके पैर छोटे और मुड़े हुए थे। उगते सूरज ने अभी तक विंटरफेल की दीवारों को साफ नहीं किया था, लेकिन नीचे यार्ड में लोग पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहे थे। सेंडा क्लेगन की कर्कश आवाज उसके पास आई। लड़के को मरते हुए बहुत समय हो गया है। मैं चाहता हूं कि वह जल्दी से जल्दी मर जाए। टायरियन ने नीचे देखा और देखा कि हाउंड युवा जोफ्रे के साथ खड़ा है और उनके चारों ओर स्क्वायर झुंड में है। कम से कम वह चुपचाप मरता है, राजकुमार ने जवाब दिया। ये भेड़िया है जो शोर करता है। मैं कल रात मुश्किल से सो पाया। क्लेगन ने कठोर मिट्टी पर एक लंबी छाया डाली, जबकि उसके अनुचर ने उसके सिर पर काला हेलमेट उतारा। मैं उस प्राणी को चुप करा सकता हूँ, अगर ये तुम्हें अच्छा लगे, उसने अपने खुले छज्जे से कहा। उसके लड़के ने उसके हाथ में एक लंबी तलवार रखी। उसने सुबह की ठंडी हवा में तलवार को काटते हुए उसका वजन परखा। उसके पीछे यार्ड स्टील पर स्टील की खनक से गूंज उठा। राजकुमार को यह विचार बहुत पसंद आया। कुत्ते को मारने के लिए कुत्ते को भेजो, उसने कहा। विंटरफेल भेड़ियों से इतना भरा हुआ है कि स्टार्क्स कभी भी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। टायरियन आखिरी सीढ़ी से कूदकर यार्ड में आ गया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, भतीजे, उसने कहा। स्टॉक 6 से आगे की गिनती कर सकते हैं। कुछ राजकुमारों के विपरीत जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। जोफ्रे में कम से कम शर्माने की विनम्रता तो थी। कहीं से कोई आवाज नहीं आई, सेंडर ने कहा। उसने अपने हेलमेट से झांककर इधर उधर देखा। हवा की आत्माएं। राजकुमार हंसा, जैसा कि वह हमेशा हंसता था जब उसका अंगरक्षक ये धूर्ततापूर्ण नाटक करता था। टायरियन को इसकी आदत थी। यहाँ नीचे, लंबे आदमी ने नीचे जमीन पर देखा और उसे देखने का नाटक किया। छोटे स्वामी टायरियन, उसने कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें वहां खड़े नहीं देखा। आज मैं तुम्हारी धृष्टता के मूड में नहीं हूँ। टायरियन अपने भतीजे की ओर मुड़ा। जोफ्रे, अब समय आ गया है कि तुम लॉर्ड एडार्ड और उसके साथियों को बुलाओ। महिला, उन्हें अपनी सुविधा प्रदान करने के लिए। जोफ्रे ने इस कदर चिड़चिड़ापन दिखाया जैसा कि कोई राजकुमार लड़का ही दिखा सकता है। मेरे आराम से उन्हें क्या फायदा होगा? कोई नहीं, टायरियन ने कहा।
फिर भी तुमसे यही अपेक्षा की जाती है। तुम्हारी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया है। स्टॉक लड़का मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जोफ्रे ने कहा। मैं महिलाओं का रोना धोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। टायरियन लेनिस्टर ने आगे बढ़कर अपने भतीजे के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। लड़के का गाल लाल होने लगा। एक शब्द, टायरियन ने कहा, और मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। मैं मां को बता दूंगा, जोफ्रे ने कहा। टायरियन ने उसे फिर मारा। अब दोनों गाल जल रहे थे। तुम अपनी मां को बताओ, टायरियन ने उससे कहा। लेकिन पहले तुम लॉर्ड और लेडी स्टॉक के पास जाओ और उनके सामने घुटनों के बल गिरो और उन्हें बताओ कि तुम कितने दुखी हो और कि अगर तुम इस मुश्किल घड़ी में उनके या उनके परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो तो तुम उनकी सेवा में हो और तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। क्या तुम समझे? लड़का ऐसा लग रहा था मानो रोने वाला है। इसके बजाय उसने एक कमजोर सिर हिलाया। फिर वह मुड़ा और अपना गाल पकड़े हुए यार्ड से भाग गया। टायरियन ने उसे भागते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक छाया पड़ गई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि क्लेगन एक चट्टान की तरह ऊपर मंडरा रहा था। उसका कालिक काला कवच सूरज को ढक रहा था। उसने अपने हेलमेट पर लगा छज्जा नीचे कर लिया था। यह एक गुर्राते हुए काले कुत्ते की तरह बना था, जिसे देखना डरावना था, लेकिन टायरियन ने हमेशा सोचा था कि यह क्लेगन के भयानक रूप से जले हुए चेहरे की तुलना में एक बड़ा सुधार था। राजकुमार को ये याद रहेगा, छोटे स्वामी, हाउंड ने उसे चेतावनी दी। पतवार ने उसकी हंसी को खोखली गड़गड़ाहट में बदल दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह भूल जाए, टायरियन लेनिस्टर ने उत्तर दिया। अगर वह भूल जाता है, तो एक अच्छा कुत्ता बनो और उसे याद दिलाओ। उसने आंगन के चारों ओर नजर घुमाई। क्या तुम जानते हो कि मैं अपने भाई को कहाँ पा सकता हूँ? रानी के साथ व्रत तोड़ते हुए। आह, टायरियन ने कहा। उसने सेंडा क्लेगन को एक औपचारिक इशारा दिया और अपनी छोटी टांगों से जितनी तेजी से चल सकता था, चला गया, सीटी बजाते हुए। उसे आज हाउंड को आजमाने वाले पहले शूरवीर पर दया आ गई। वह आदमी वाकई गुस्सैल स्वभाव का था। गेस्ट हाउस के मॉर्निंग रूम में ठंडा, नीरस भोजन परोसा गया था। जेमी सेर्सी और बच्चों के साथ टेबल पर बैठा हुआ धीमी, दबी आवाज में बातें कर रहा था। क्या रॉबर्ट अभी भी बिस्तर पर है? टायरियन ने बिना बुलाए मेज पर बैठते हुए पूछा। उसकी बहन ने उसे उसी तरह की हल्की सी घृणा भरी नजर से देखा, जैसा कि उसके जन्म के दिन से ही उसके चेहरे पर था। उसने उससे कहा, राजा बिल्कुल भी नहीं सोया है। वह लॉर्ड एडार्ड के साथ है। उसने उनके दुख को दिल से लगा लिया है। उसका दिल बहुत बड़ा है, हमारे रॉबर्ट, जेमी ने एक आलसी मुस्कान के साथ कहा। जेमी ने बहुत कम ही ऐसी बातें गंभीरता से लीं। टायरियन अपने भाई के बारे में यह बात जानता था और उसने उसे माफ कर दिया। अपने बचपन के सभी भयानक लंबे वर्षों के दौरान केवल जेमी ने ही उसे कभी भी सबसे कम स्नेह या सम्मान दिखाया था, और इसके लिए टायरियन उसे लगभग कुछ भी माफ करने को तैयार था। एक नौकर आया। रोटी, टायरियन ने उससे कहा, और 2 छोटी मछलियां, और उन्हें धोने के लिए एक मग अच्छी डाक बिया। ओह, और थोड़ा बेकन। इसे तब तक जलाएं जब तक ये काला न हो जाए। आदमी ने सिर झुकाया और चला गया। टायरियन अपने भाई बहनों की ओर मुड़ा। जुड़वां, नर और मादा। वे आज सुबह बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों ने अपनी आंखों से मेल खाते गहरे हरे रंग का चयन किया था। उनके सुनहरे बाल फैशनेबल टंबल थे और कलाई, उंगलियों और गले पर सोने के गहने चमक रहे थे। टायरियन ने सोचा कि जुड़वां होने पर कैसा लगेगा, और उसने फैसला किया कि वह नहीं जानना चाहेगा। हर दिन खुद को आईने में देखना उसके लिए बहुत बुरा था। एक और उसके बारे में सोचना भी बहुत भयानक था। राजकुमार टॉमन बोला, क्या आपके पास ब्रायन के बारे में कोई खबर है, चाचा? मैं कल रात बीमारों के कमरे में रुका था, टायरियन ने घोषणा की। कोई बदलाव नहीं हुआ। मास्टर ने सोचा कि यह एक उम्मीद भरा संकेत है। मैं नहीं चाहता कि ब्रैंडन मर जाए, टॉमन ने डरते हुए कहा। वह एक प्यारा लड़का था, अपने भाई की तरह नहीं, लेकिन फिर जेमी और टायरियन खुद भी मटर के दाने से कम नहीं थे। लॉर्ड एडार्ड का एक भाई भी था जिसका नाम ब्रैंडन था, जेमी ने सोचा।
टारगेरियन द्वारा मारे गए बंधकों में से एक। यह एक अशुभ नाम लगता है। ओह, इतना बदकिस्मत तो नहीं, निश्चित रूप से, टायरियन ने कहा। नौकर अपनी प्लेट लेकर आया। उसने काली रोटी का एक टुकड़ा फाड़ दिया। सेर्सी उसे सावधानी से देख रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? टायरियन ने उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी। क्यों? सिर्फ इतना कि टॉमन को उसकी इच्छा पूरी हो जाए। मास्टर को लगता है कि लड़का अभी भी जीवित रह सकता है। उसने बियर का एक घूंट लिया। मिर्सेला ने खुशी से हौंफते हुए कहा, और टॉमन घबराकर मुस्कुराया, लेकिन यह वे बच्चे नहीं थे जिन्हें टायरियन देख रहा था। जेमी और सेर्सी के बीच जो नज़र गुजरी वह 1 सेकंड से ज्यादा नहीं चली, लेकिन उसने इसे मिस नहीं किया। फिर उसकी बहन ने अपनी नज़र मेज पर गिरा दी। यह कोई दया नहीं है। ये उत्तरी देवता क्रूर हैं जो बच्चे को इस तरह के दर्द में रहने देते हैं। मास्टर के शब्द क्या थे? जेमी ने पूछा। जब उसने बेकन को चबाया तो वह चटकने लगा। टायरियन ने एक पल के लिए सोच समझकर उसे चबाया और बोला, उसे लगता है कि अगर लड़का मरने वाला होता तो वह पहले ही मर चुका होता। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या ब्रांड ठीक हो जाएगा, अंकल? छोटी मिर्सेला ने पूछा। उसमें अपनी माँ की सारी खूबसूरती थी, लेकिन उसका स्वभाव कुछ भी नहीं था। उसकी पीठ टूट गई है, छोटी, टायरियन ने उससे कहा। गिरने से उसके पैर भी टूट गए हैं। वे उसे शहद और पानी से जिंदा रखते हैं, नहीं तो वह भूख से मर जाएगा। शायद, अगर वह जाग जाए, तो वह असली खाना खा सकेगा, लेकिन वह फिर कभी नहीं चल पाएगा। अगर वह जाग जाए, सेर्सी ने दोहराया। क्या ये संभव है? केवल देवता ही जानते हैं, टायरियन ने उससे कहा। मास्टर केवल आशा करता है। उसने कुछ और रोटी चबाई। मैं कसम खा सकता हूँ कि उसका भेड़िया लड़के को जीवित रख रहा है। वह प्राणी दिन रात उसकी खिड़की के बाहर चिल्लाता रहता है। हर बार जब वे उसे भगाते हैं, तो वह वापस आ जाता है। मास्टर ने कहा कि उन्होंने शोर को रोकने के लिए एक बार खिड़की बंद कर दी थी, और ब्रांड कमजोर लग रहा था। जब उन्होंने इसे फिर से खोला, तो उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। रानी कांप उठी। उन जानवरों में कुछ अस्वाभाविकता है, उसने कहा। वे खतरनाक हैं। मैं उनमें से किसी को भी नहीं रखूंगी। हमारे साथ दक्षिण आ रहे हैं। जेमी ने कहा, बहन, उन्हें रोकना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। वे हर जगह उन लड़कियों का पीछा करते हैं। टायरियन ने अपनी मछली पर हाथ फेरना शुरू किया। तो क्या तुम जल्दी ही यहाँ से जा रहे हो? जल्द ही नहीं, सेर्सी ने कहा। फिर उसने भौहें सिकोड़ी। क्या हम जा रहे हैं? उसने दोहराया। तुम्हारे बारे में क्या? भगवान, मुझे मत बताना कि तुम यहीं रहोगे। टायरियन ने कंधे उचका दिए। बेंजेन स्टॉक अपने भाई के साथ नाइट वॉच में वापस आ रहा है। मैं उनके साथ जाकर उस दीवार को देखने की सोच रहा हूँ जिसके बारे में हम सब ने बहुत सुना है। जेमी मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि तुम हम पर काला जादू करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, प्यारे भाई। टायरियन हंसा। क्या, मैं? ब्रह्मचारी वेश्याएं डॉन से लेकर कैस्टली रॉक तक भीख मांगती फिरेंगी। नहीं, मैं तो बस दीवार के ऊपर खड़ा होकर दुनिया के किनारे पर पेशाब करना चाहता हूँ। सेर्सी अचानक खड़ी हो गई। बच्चों को ये बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। टॉमन, मायसेला, आओ। वह सुबह के कमरे से तेजी से चली गई। उसकी ट्रेन और उसके पिल्ले उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जेमी लेनिस्टर ने अपने भाई को उन ठंडी हरी आंखों से सोच समझकर देखा। स्टॉक अपने बेटे को मौत की छाया में रखकर विंटरफेल छोड़ने के लिए कभी भी सहमत नहीं होगा। अगर रॉबर्ट आदेश देगा तो वह ऐसा करेगा, टायरियन ने कहा। और रॉबर्ट आदेश देगा, किसी भी मामले में लॉर्ड एडार्ड लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकता। जेमी ने कहा, वह अपनी पीड़ा समाप्त कर सकता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर वह मेरा बेटा होता। ये दया होगी। मैं लॉर्ड एडार्ड को ये सुझाव न देने की सलाह देता हूँ, प्यारे भाई, टायरियन ने कहा। वह इसे अच्छी तरह से नहीं लेंगे। अगर लड़का बच भी गया तो वह अपंग हो जाएगा। अपंग से भी बदतर, एक विचित्र प्राणी। मुझे एक अच्छी साफ मौत दे। टायरियन ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया, जिससे उसके कंधे मुड़ गए।
विचित्र लोगों के लिए बोलते हुए उसने कहा, मैं असहमत हूँ। मृत्यु तो बहुत ही भयानक रूप से अंतिम है, जबकि जीवन संभावनाओं से भरा है। जैमी मुस्कुराया, तुम एक विकृत छोटे शैतान हो, है न? ओह हाँ, टायरियन ने स्वीकार किया। मुझे उम्मीद है कि लड़का जाग जाएगा। मुझे ये सुनने में बहुत दिलचस्पी होगी कि वो क्या कहेगा। उसके भाई की मुस्कान खट्टे दूध की तरह जम गई। टायरियन, मेरे प्यारे भाई, उसने उदास होकर कहा, ऐसे समय आते हैं जब तुम मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देते हो कि तुम किसकी तरफ हो। टायरियन का मुंह रोटी और मछली से भरा हुआ था। उसने सब कुछ निगलने के लिए एक मजबूत काली बियर का घूंट लिया और जैमी की ओर भेड़िए की तरह मुस्कुराया। क्यों, जैमी, मेरे प्यारे भाई, उसने कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। तुम जानते हो कि मैं अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ।